नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। चीन अब 2 नए इलाके दौलत बेग और डीबीओ में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये एलएसी पर गलवान घाटी और पेंगोंग झील से अलग इलाका है। पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 के बीच भारतीय सेना को रोकने की कोशिश कर रहा है चीन। दौलत बेग के पास चीनी फौज का बड़ा जमावड़ा देखा गया है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीनी फौज दौलत बेग से 23 किलोमीटर और देपसांग से 21 किलोमीटर की दूरी पर फौजी जमावड़ा बढ़ा रही है। यानी एक तरफ बातचीत की मेज पर आता है चीन और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की बात कहता है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से हिंदुस्तान की सेना को पेट्रोलिंग से रोका जा रहा है, अपना फौजी जमावड़ा बढ़ा रहा है। एलएसी के पार चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। डीबीओ इलाके में भारतीय पेट्रोलिंग रोकने की उसकी ये नाकाम कोशिश। पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच में रोकने की ये कोशिश की गई है। डीबीओ और देपसांग सेक्टर में नया फ्रंट खोलने की साजिश रच रहा है चीन। सैटेलाइट इमेज के जरिए जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप गौर से देखेंगे। पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 के बीच में भारतीय सेना को रोकने की लगातार कोशिश की गई है। दौलत बेग के पास चीनी फौज का जमावड़ा इसमें साफ साफ देखा जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीनी फौज दौलत बेग से 23 किलोमीटर और देपसांग से 21 किलोमीटर की दूरी पर अपना जमावड़ा बढ़ा रही है और ये तस्वीरें इसकी चीख चीख कर दे रही हैं गवाही। तो देखा आपने, चीन की एक और साजिश बेनकाब हो गई है इन सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए। वहीं भारत चीन सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एमएम नरवणे दौरे पर हैं। चीन से तनाव के बीच जनरल ने कमांडरों के साथ मौके के हालात और रणनीति पर चर्चा की है। तनाव कम करने की कोशिश के बीच सेना प्रमुख का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ये भारतीय सेना के हौसले की तस्वीर है। जब एलएसी पर चीन आंखें तरेर रहा हो, उस वक्त सेना के सर्वोच्च कमांडर का मौके पर होना जवानों में जोश भर देता है। 2 दिन के लद्दाख दौरे के दूसरे दिन आर्मी चीफ एलएसी के पास फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचे। मौजूदा हालात का जायजा लिया, जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। जवानों को आर्मी चीफ ने साफ संदेश दिया कि जो उत्साह और जज्बा अब तक दिखाया है, वही जोश सरहद की रखवाली में भी हमेशा कायम रहे। आर्मी चीफ की इस तस्वीर का साफ संदेश है कि ईंट का जवाब पत्थरों से देने की तैयारी है। चीन किसी किस्म की गलतफहमी में न रहे। हिंदुस्तान तैयार है, हिंदुस्तान के जवान तैयार हैं। पेंगोंग में फिंगर 4 तक घुसे चीन की सेना को भारत कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। चीन सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, लिहाजा भारत ने भी फौजी जमावड़ा बढ़ा दिया है। सेना प्रमुख ने 14 कोर के कमांडरों के साथ रणनीति और तैयारियों का जायजा लिया। चीन को जवाब देने के लिए सेना तैयार है। मोल्डो में मैराथन बैठक के बाद चीनी सेना का रुख नरम हुआ है और अब चीनी सेना डिसएंगेजमेंट की बात कर रही है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से चीनी सेना की वापसी चाहती है। और इस बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह के दौरे पर हैं, जहां पर वो सेना के आला अधिकारियों के साथ ताजा हालात की जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा चीन के साथ आगे किस तरह की रणनीति होगी उस पर भी चर्चा होगी और उसके बाद सेना चीन के साथ बातचीत को लेकर आगे बढ़ेगी। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक में एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति बन गई है। भारत चाहता है कि चीन तय वक्त पर अप्रैल की स्थिति तक लौट जाए। सेना के पीछे हटने पर सहमति तो बनी है, लेकिन सवाल है कि चीन कब पीछे हटाएगा अपनी सेना। सूत्र बताते हैं कि यह आसान नहीं होगा। एलएसी पर हालात सामान्य होने में कई महीने लग सकते हैं। कम तनाव वाले इलाकों से पहले जवानों की वापसी होगी। दोनों ओर से जवानों की वापसी धीरे धीरे ही हो पाएगी। असली मुश्किल पेंगोंग झील को लेकर है, जहां पर चीन फिंगर 4 पर आकर बैठ गया है। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो हालात हैं, भारत की कोशिश है कि सेना किसी भी हालत में हथियारों के मामले में पीछे ना रहे। यही कारण है कि रूस से आने वाली S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम शायद अब समय से पहले आ जाए।
इस बीच अब चीन से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत से मामले की हल की कोशिश तेज हो गई है। जॉइंट सेक्रेटरी स्तर की बातचीत से मामले का हल निकाला जाएगा। ये साफ हो गया है कि चीन की साजिश और हमारी जमीन हड़पने की बदनीयती वाले मंसूबे पर पानी फिरना तय है। भारत इस बार रत्ती भर भी छूट चीन को नहीं देगा। लेह में श्वेता सिंह के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। इधर लद्दाख में चीन नई साजिश कर रहा है तो उधर भारत और रूस की मजबूत दोस्ती और मजबूत होती जा रही है। इसकी झलक देखी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेहमान थे। एलएसी पर धौंस जमाने की कोशिश करने वाला चीन इससे डरा हुआ है, रूस के उस वादे से कि वो जल्द ही भारत को अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम S-400 देगा। भारत को रूस से मिलेगा ब्रह्मास्त्र। मॉस्को में राजनाथ सिंह का मिशन चीन की आपत्ति को रूस ने किया दरकिनार। मिसाइल सिस्टम S-400 देने पर राजी हुआ रूस। भारत रूस की दोस्ती से डर गया चीन। यही है वो सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जिससे कांप रहा है चीन। रूस के इस ब्रह्मास्त्र से जल्द ही भारतीय फौज लैस होगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बार बार गुस्ताखी कर रहे चीन को यही बात पच नहीं रही कि भारत की मदद के लिए राजी कैसे हो गया रूस। एक तरफ चीन की रातों की नींद उड़ी हुई है, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित भव्य विक्ट्री डे परेड में मौजूद रहे। इस परेड में भारत की तीनों सेना का 75 सदस्यीय दल भी शिरकत कर रहा है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीर यकीनन चीन को बेचैन कर रही होगी। इस मौके पर चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगही भी मौजूद थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने अपनी चीनी समकक्ष से मुलाकात नहीं की। चीन समझ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत किस तरह से उसे अलग थलग कर रहा है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर यूरी बोरिसोव के साथ हमारे डिफेंस रिलेशनशिप को रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी हमको मिली है और वो पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद होटल में मुझसे मिलने के लिए आए। इस सम्मान के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोविच बोरिसोव के बीच रक्षा मसलों पर वार्ता हुई। बातचीत में रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल्द देने के भारत के आग्रह को मंजूर कर लिया। दोनों देश के बीच ये $5 बिलियन का सौदा अक्टूबर 2018 में हुआ था। सौदे के तहत रूस भारत को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा, जिसकी डिलीवरी अगले साल के बीच से शुरू होनी है। इसके अलावा दोनों देशों में Su-30 MKI और MiG-29 विमानों, अत्याधुनिक AK-203 राइफल, हल्के हेलीकॉप्टर जैसे कई रक्षा उपकरणों और हथियारों की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया। रूस भारत का पुराना दोस्त रहा है, यकीनन एक बार फिर ये साबित हो रहा है। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। इधर चीन से तनातनी के बीच कांग्रेस और सरकार में सियासी टकराव लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस सवालों के जवाब चाहती है तो बीजेपी इसमें राजनीति देख रही है। सरहद पर चीन जमीन हड़पने पर आमादा है, सेना कमर कसे खड़ी है और इधर देश में सियासी भूचाल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में बुरी तरह भिड़े हुए हैं। राहुल गांधी के अब तक के बयानों को देखें तो 3 बात सामने आई है, जिसका जवाब विपक्ष चाहता है। पहला, क्या चीन ने घुसपैठ की है? अगर की है तो सरकार इसे मानती क्यों नहीं? और अगर नहीं की है तो 20 जवान शहीद क्यों हुए? दूसरा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोई घुसपैठ नहीं हुई, तो सवाल उठता है कि चीन भी यही कह रहा है।
ऐसे में प्रधानमंत्री चीनी दावे का समर्थन क्यों कर रहे हैं? तीसरा, कांग्रेस सेना और सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार को देश के सामने सही जानकारी साझा करनी चाहिए। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? इन सवालों पर बीजेपी हर रोज तीखे शब्दों से पलटवार कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज आरोप लगाया है कि कांग्रेस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि चीन पर मोदी सरकार की नीति नाकाम रही। नड्डा ने ट्वीट किया, एक राजवंश के कारनामों के चलते हमने अपनी हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि गंवा दी। सियाचिन ग्लेशियर भी लगभग चला ही गया था और भी ऐसा बहुत कुछ है। आश्चर्य नहीं कि भारत ने उन्हें नकार दिया है। एक नकार दिया गया राजवंश कभी संपूर्ण विपक्ष के बराबर नहीं हो सकता। सवाल के जवाब में बीजेपी जहां गांधी परिवार को घेरती है, वहीं ताजे घुसपैठ के जवाब में कांग्रेस को 1962 याद कराने से भी नहीं चूकती। ना तो प्रश्न उचित ढंग से रखा और ना ही उत्तर से वो किसी प्रकार सेटिस्फाई हो पाए, और आज भी दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड कनार्ड्स, आज भी वो भ्रम की स्थिति को पैदा कर रहे हैं। ये आप सरकार में हैं, सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे, किसी दूसरे से नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरह की बातें ना करें। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार देश को आधी अधूरी जानकारी देकर गुमराह कर रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर ही लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी की कोशिश ये भी कि कांग्रेस को बाकी विपक्ष से अलग थलग किया जाए। पूरा देश एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश का स्वाभिमान, देश की सार्वभौमिकता पूरी तरह से पुख्ता है, मजबूत है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अगर चीन भारत की भूमि सरजमीन को हथिया रहा है और सरकार चीन की बोली बोल रही है, तो क्या आप जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो क्या आज इस चीनी आक्रमण के खिलाफ चुप बैठे? अब ये विडंबना ही है कि दोनों पार्टी चीन को तो सबक सिखाने पर एकमत हैं, सेना के पीछे भी खड़ी हैं, लेकिन इनकी आपस में एक दूसरे के साथ एक मुद्दे पर सहमति नहीं बनती। वो भी तब जब चीन मसले पर राजधानी की ये उठापटक बेहद गंभीर मोड़ पर है। दिल्ली से आनंद पटेल और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। तो चीन के मुद्दे पर देश में सियासत जारी है, लेकिन इन सब के बीच देश में तेल की कीमतों का चढ़ता ग्राफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में तो डीजल की कीमत पेट्रोल से भी महंगी हो गई है। सरकार के खिलाफ वहीं विपक्ष ने अब शुरू कर दिया है अपना विरोध। पेट्रोल पंप का ये घूमता हुआ मीटर आम लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगा है। तेल के दामों में मानो आग सी लग गई है। आम इंसान बेबस है, करे तो क्या करे, बोले तो सुनेगा कौन। 21 या 22 दिन हो गए, आप देखोगे डेली 50-60 पैसे डेली डीजल में पड़ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट वाले का तो बिल्कुल फेल होने का काम हो गया। बहुत ज्यादा हो गई है। पहले तो डीजल की गाड़ी लेते थे कि एवरेज और सस्ता पड़ रहा है डीजल, अब तो दोनों बराबर हो गया, तो जेब में तो बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज में। तो हमें देखा ही नहीं कभी इतना रेट तो आपने नहीं देखा। इस दौर में पहली बार डीजल ने पेट्रोल को पीछे छोड़ दिया है। डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत तो मंगलवार के बराबर यानी 79 रुपए 76 पैसे पर टिकी रही, लेकिन डीजल की कीमत 79 रुपए 40 पैसे से बढ़कर 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई, जो कल के मुकाबले 48 पैसे महंगा है। डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है कि महंगाई का बढ़ना। ट्रक ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब है कि इसका असर बाकी सामानों के दाम और माल भाड़े पर भी पड़ेगा। दिल्ली में अब डीजल जो है वो पेट्रोल से महंगा है। जी हाँ, ये नई रेट जो है वो आए हैं, इसमें आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए 79.88 ये डीजल का रेट है और 79.76 ये पेट्रोल का रेट है, यानी अब डीजल महंगा हो गया। तेल के बढ़ते दाम पर कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला किया। शहर शहर एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, पुतले जलाए गए। राहुल गांधी ने सरकार को घेरा,
एक ग्राफ ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी अनलॉक कर दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी भी सड़क पर उतरी। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, तेल के बढ़े दाम को तुरंत रोल बैक करने की मांग की। जहां एक तरफ कच्चे तेल की कीमत गोता लगाए हुए है, वहीं इसका फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस ने इसे लोगों से वसूली तक बता दिया। सवाल एक ही है कि अगर कच्चे तेल के दाम कम हैं, तो फिर लोगों को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा? आज तक ब्यूरो। सवाल महत्वपूर्ण है कि कच्चे तेल के दाम अगर कम है तो फिर लोगों को इसका फायदा आखिर क्यों नहीं दे रही सरकार? फिलहाल इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है, लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि कोरोना का ग्राफ आज हिंदुस्तान में क्या है और राज्यों की स्थिति कोरोना को लेकर, कोरोना के मामलों में आज कहां पर जाकर ठहरती है। एक एक करके विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए आंकड़ा 4.5 लाख को पार कर चुका है अब तक कोरोना का मीटर। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें, 15,968 कुल केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। 10,495 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 465 लोगों की बीते 24 घंटे में जान चली गई है। भारत का अब तक का पूरा आंकड़ा जानिए, 4,56,183 कुल कोरोना के केस, 2,58,685 ठीक हुए हैं, जबकि 14,476 लोगों की कोरोना के कारण अब तक जान चली गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें, 70,390 कुल संक्रमित, 39,313 ठीक हुए हैं, 2,365 लोगों की जान गई है सिर्फ राजधानी दिल्ली में। राजधानी दिल्ली का ये हाल आपने जान लिया, लेकिन आपको बता दें सबसे ज्यादा परेशानी का सबब महाराष्ट्र बना हुआ है। महाराष्ट्र नंबर 1 पर और उसके बाद एक के बाद एक बाकी राज्य भी कोरोना के मामले में लगातार वहां पर संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, उसने सरकारों की चिंता बढ़ाकर रखी हुई है। वही बात अब कोरोना के उस दवा की कर लेते हैं जिसे बनाने का दावा बाबा रामदेव ने किया है। पहले आयुष मंत्रालय ने ब्यौरा मांगा उनसे और अब उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग नोटिस भेजने की तैयारी में है बाबा रामदेव को। वहीं राजस्थान सरकार ने भी दावे को बड़ा फ्रॉड कहा है। मुश्किलें बाबा रामदेव की बढ़ने वाली हैं, ये रिपोर्ट देखिए। एक बार मंत्र का उच्चारण करते हुए कि हम सब सुखी हो, सब निरोग हो, इस संकल्प के साथ आज इस सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है, तब बाबा रामदेव ने कोरोना की रामबाण दवा का ऐलान कर सबको चौंका दिया। बाबा ने मंच सजाया, दरबार बैठा, डॉक्टर्स आए, मीडिया पहुंची और ऐलान हुआ। बाबा रामदेव बोले कोरोना की दवा आ गई। क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लेकर के सिस्टमिक ट्रीटमेंट से लेकर के माने कोरोना और कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक साथ हम कंट्रोल कर पाए। लेकिन बाबा रामदेव की इस ऐलान के चंद घंटों के बाद ही आयुष मंत्रालय के एक बयान से तमाम सवाल खड़े हो गए। विज्ञापन पर रोक लगाया, जांच की बात कही गई है। आपकी दवा उसको कुछ करने के लिए हम नहीं कहते हैं, लेकिन वो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर से वो जाए और लोगों को जल्दी मिले, इसीलिए वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए उनको कहा हुआ है। उन्होंने कल पूरी रिपोर्ट भेजी है, आज वो रिपोर्ट हम देखेंगे, टास्क फोर्स को भेज के उसका कंफर्मेशन बाद में उनको दे देंगे। आयुष मंत्रालय के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने भी इस दवा को लेकर पतंजलि की ओर से किए गए दावों को गलत बताया है। साथ ही पतंजलि को नोटिस भी जारी करने की तैयारी में है। अब इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है, इसकी परमिशन कैसे, कहां से ली। दावा किया गया है कि कोरोना की ये दवा निम्स जयपुर में इस्तेमाल की गई है। अब राजस्थान की सरकार सक्रिय हो गई है। सरकार का कहना है कि बाबा रामदेव ने बिना इजाजत ट्रायल किया है। ये ट्रायल नहीं, फ्रॉड है। राजस्थान सरकार तो बाकायदा बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दूंगा और ये कहूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो, ये किस तरह से इन्होंने किसकी परमिशन से ट्रायल किया है। मजाक बना दिया इन्होंने। हालांकि पतंजलि ने आयुष मंत्रालय को मांगी गई सारी जानकारी भेज दी है। जाहिर है सवालों के बीच रामदेव बुरी तरह से घिर गए हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। तो इससे बढ़िया और लोगों के लिए
आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे बिहार की, जहां पर नेता विपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जिनसे खास बातचीत की है आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने। तेजस्वी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान नीतीश ने आरजेडी को तोड़ने की योजना बनाई, बाकी कोई काम नहीं किया। तेजस्वी, चुनाव से पहले जिस तरीके की कल हलचल हम लोगों ने देखी, आपकी पार्टी टूट गई, 5 लोग पार्टी छोड़ के चले गए और रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी इस्तीफा दिया है, क्या लगता है पार्टी टूटने की वजह क्या लग रही है? अब देखिए, टूटना पे नहीं जाएंगे, पार्टी जो है कायम है, पार्टी टूटी नहीं है। कुछ लोग जो हैं, चुनाव का समय है इसलिए दल बदल होता रहता है। कुछ दिन पहले आपको पता है कि जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी जो हैं उन्होंने भी आरजेडी ज्वाइन की, तो चुनाव में आना जाना चलता रहता है। लेकिन जो लोग भी गए हैं, और नीतीश कुमार जी को हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, और जो साथी जो हमारे थे वो जो गए हैं उनके भविष्य की भी शुभकामनाएं हम देते हैं। बात आपको समझना पड़ेगा, हम तो कह रहे हैं ना कि 15 साल से नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों की चिंता नहीं है, बल्कि उनकी कुर्सी की चिंता है। आरजेडी ने 2015 में जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, 80 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उसी पर तेजस्वी यादव का आप पक्ष सुन रहे थे। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही।